हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम ह्यूमन डेवलपमेंट की हिस्ट्री पे बात कर रहे थे, जिसमें हमने अपने कुछ कॉन्सेप्ट देख लिए थे कि कहाँ से हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट नाम का सब्जेक्ट जो है स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था सबसे पहले मिनिएचर एडल्ट आया था, उसके मिनिएचर एडल्ट का कॉन्सेप्ट आया था, फिर ओरिजिनल सिन का कॉन्सेप्ट, फिर आपकी जॉन लॉक के कॉन्सेप्ट आए थे, फिर जीन जैक्विस रूसी का आया था, स्टेनले हॉल, गैसल, एल्फ्रेड बीनेट और आपका बिहेवियरल थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फिर हम साइको एनालिटिकल थ्योरी भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर साइको एनालिटिक थ्योरी के बाद हमने इसके बाद आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है प्याजे की थ्योरी। ठीक है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, इससे पहले ये सोचा जाता था कि जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बिहेवियर के थ्रू हो रहा है, या फिर आप इन्वायरमेंट के थ्रू आप चीज़ों को सोच रहे हो, या फिर आपके साइकोलॉजी के थ्रू आप चीज़ों को सोच रहे हो। ठीक है, सीख रहे हो। अब क्या है, अब प्याजे ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। उनका मानना क्या था, हमारा जो ब्रेन है वो खुद से ही डेवलप होकर चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो कॉग्निशन की बात इन्होंने की थी। हम किसके थ्रू लर्निंग करते थे? अब तक हम क्या सीख रहे थे? लर्निंग हम इन्वायरमेंट के थ्रू कर रहे थे। अब इनका मानना क्या है कि हम लर्निंग इन्वायरमेंट के थ्रू करें, लेकिन हम किसके थ्रू करते हैं? हम अपने कॉग्निशन के थ्रू करते हैं। हमारा कॉग्निशन ही, हमारा ब्रेन ही इन्वॉल्व होता है किसके साथ? इन्वायरमेंट के साथ, तब वो सीखता है। ठीक है, तो हमारी लर्निंग किसके थ्रू होती है? लर्निंग होती है हमारी कॉग्निशन के थ्रू। ठीक है, तो इनका क्या मानना था कि जो भी लर्निंग होती है, प्याजे ने कौन सी थ्योरी दी थी? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और एग्जाम में कई बार इससे आता है। ठीक है, तो इनका मानना क्या था, जो लर्निंग होती है वो किसके थ्रू करते हैं? हम कॉग्निशन के थ्रू करते हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो खुद से ही चीज़ों को सीखता है। ठीक है, प्रोसेसिंग ऑफ स्टिमुलाई, जो उन्हें आसपास चीज़ें मिलती हैं, स्टिमुलाई मिलते हैं, जो प्रेरण मिलते हैं, उनके वो प्रेरणाएँ मिलती हैं, उनसे वो क्या करता है? प्रोसेस करता है। और अटेंशन प्रोसेस आपकी इसका पार्ट है। ठीक है, तो हम इन सब चीज़ों से सीखते हैं, कॉग्निशन से, स्टिमुलाई के प्रोसेस से और अटेंशन से। ठीक है, अटेंशन प्रोसेस है जिन चीज़ों पर आप अटेंशन देते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम सीखते हैं। फिर प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है। कॉम्प्रहेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, पहले जो भी जानकारी हमें मिल रही है, ठीक है, उसके लिए हमारा दिमाग क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, उस जानकारी को समझेगा। ठीक है, फिर जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, उसको याद करने की कोशिश करेगा, उस पर अटेंशन रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपके दिमाग में कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में रखने की एक प्रोसेस है। ठीक है, बेबी इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट, जो छोटा बेबी जब जन्म लेता है उसके बाद वो क्या करता है? जब से वो जन्म लेता है तब से उसकी जो ब्रेन है, जो कॉग्निशन है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है? आपका इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करता है और अपना कॉग्निशन करता है। अपना ब्रेन खुद से ही वो चीज़ों को सीखता है, उसका जो कॉग्निशन है वो खुद से ही चीज़ों को सीखता है। ठीक है, इन्होंने क्या माना था? चाइल्ड एज अ लोन साइंटिस्ट। ठीक है, लोन साइंटिस्ट, लोन साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि चाइल्ड को आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद से ही चीज़ों को सीखेगा। ठीक है, तो ये वही है आपका एक तरीके से जेनेटिक ही मान लो आप इसको। तो इसमें क्या है? लोन साइंटिस्ट है, वो खुद से ही चीज़ों को, उसका ब्रेन जो है, उसका जो कॉग्निशन है, वो खुद से ही चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो ये क्या है? चाइल्ड को इन्होंने क्या बोला था? लोन साइंटिस्ट बोला था कि किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, खुद से चीज़ों को सीख लेगा। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस बोली हैं इन्होंने कि इनकी थ्योरी में अलग अलग स्टेजेस आप में बच्चा गुजरता है। और इसके अलावा जो आपका चेंजेस इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या आते हैं? बदलाव आते हैं। मतलब कि जैसे गिनतियां हैं तो आपकी जो नंबर्स हैं वो भी चेंज होते हैं और क्वालिटी भी चेंज होती है। 2+2=4 आपको याद हो जाएगा, और 2+2=4 होता क्यों है वो भी आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। तो अब 2+2=4 करके अब इसी मेथड से आप और भी जो वो गिनतियां हैं, जो एडिशंस हैं, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका चेंज सिर्फ क्वांटिटी में नहीं होता, क्वालिटी में भी चेंजेस होता है। हम अभी आगे देखेंगे। ठीक है, अब इन्होंने एक टर्म दिया था स्कीमास। ठीक है, यहाँ नहीं रहा है, ये स्कीमास है, स्कीमास। ठीक है, स्कीमास हमारी क्या होती हैं? ये स्कीमास कुछ नहीं है, हम जो भी वर्ड, मान लो मैंने एप्पल बोला तो आपके एप्पल बोलते ही आपके दिमाग में क्या आया? ठीक है, तो एप्पल का शेप आया आपके पास, आपके दिमाग में एकदम रेड कलर का जो फ्रूट है वो आया, एप्पल। ठीक है, तो वो क्या है? वो हमारी स्कीमास हैं, जो भी हमारे दिमाग में फिट हैं। कोई भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन पॉकेट्स हमारी क्या कहलाती हैं? स्कीमास कहलाती है। हमारे दिमाग में हर शब्द से जुड़ी हुई कोई ना कोई नॉलेज, कोई इमेज होती है, जो जैसे ही हम वो शब्द यूज़ करते हैं वो नॉलेज और इमेज हमारे दिमाग में क्लिक हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? वो स्कीमास कहलाती हैं। ठीक है,
स्कीमास। तो जैसे दिवाली की स्कीमा अगर आप देखो तो दिवाली की स्कीमा में आपको लाइट, रंगोली, क्रैकर्स, ये सब आपको एकदम से दिमाग में आएंगे। अगर मैं बोलूँ कि होली है तो आपके दिमाग में क्या आएगा, एकदम से आपका कलर आ गए, वाइट कलर की ड्रेसेस आ गई और बलून्स आ गए, कलरफुल बलून्स, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे, ये आपकी स्कीमाज होंगी होली से रिलेटेड, ठीक है। तो इनको हम स्कीमाज बोलते हैं। अब है हमारा अब इन्होंने जो दिए थे उन्होंने कुछ टर्म्स दिए थे। एक था एडेप्टेशन, ठीक है, एक था एडेप्टेशन, दूसरा है अकोमोडेशन और थर्ड है इक्विलिब्रियम, ठीक है। 3 टर्म्स इन्होंने दिए थे, हमारे एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पियाजे ने 3 टर्म्स दिए थे। तो एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन का मतलब होता है, एडेप्टेशन के अंदर हमारी 2 चीज़ें हैं, एसिमिलेशन और एडेप्टेशन में क्या है हमारा एसिमिलेशन आएगा, ठीक है। नहीं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई इसमें। एडेप्टेशन क्या है, एडेप्टेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं अपने ब्रेन में, ठीक है। इसके अंदर फर्स्ट एसिमिलेशन है, सेकंड रिकमेंडेशन है और थर्ड इक्विलिब्रियम है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई मैं, ठीक है। तो हम चीज़ों को कैसे अपने ब्रेन में अडेप्ट करते हैं, कैसे हम अपने ब्रेन में चीज़ों को रखते हैं। तो सबसे पहला मेथड है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन कुछ नहीं है, स्कीमाज है। जैसे कि आप में से कितनों को पता होगा कि ब्रोकली क्या है, ड्रैगन फ्रूट क्या है, ठीक है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मली हम नॉर्मल अपने घरों में ज़्यादा यूज़ नहीं करते। तो ड्रैगन फ्रूट है, आजकल नया मार्केट में आया है, ठीक है। एवोकाडो है, ठीक है। तो इस तरीके के जो नई चीज़ें हैं, तो जब आप आपको अभी नहीं पता है, अचानक आपने क्या किया, आपको पता चला कि ड्रैगन फ्रूट्स क्या होता है, किसी ने आपको दिखाया कि ये क्या है, ये ड्रैगन फ्रूट्स है, तो आपके दिमाग में वो एक स्कीमा जो है फिट हो गई कि हाँ ये ड्रैगन फ्रूट है। यानी कि कोई नई इन्फॉर्मेशन जब आपके दिमाग में फिट होती है, ठीक है, और जो नए स्टोर इन ब्रेन न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, नई इन्फॉर्मेशन आपने स्टोर की और किसके साथ मर्ज करके करोगे आप, प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ। कि पहले आपको पता ही नहीं था कि फ्रूट में एक नाम ये भी है, तो आपको अब पता लग गया कि एक नया फ्रूट ही है, तो फ्रूट के साथ, फ्रूट की इन्फॉर्मेशन के साथ एक ड्रैगन फ्रूट करके जो फ्रूट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपकी ऐड हो गई, ठीक है। इसके बाद है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोसेसिंग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, सिमिलरिटीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोसेसिंग गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, आपका क्या है, आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हो, सिमिलरिटीज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो एक जैसे इन्फॉर्मेशन होती हैं उन्हें एक साथ आप इकट्ठा करके गैदर करते रहते हो। और एक जैसे फ्रूट हैं तो फ्रूट बोलते ही आपके दिमाग में सारे फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल की इमेज नहीं आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि फ्रूट के साथ वो सारी इमेजेस जो हैं वो स्टोर हैं आपके ब्रेन में, ठीक है। तो ये क्या है, ये पहला एसिमिलेशन है। एसिमिलेशन क्या है, बिल्कुल नई इन्फॉर्मेशन जब आपके दिमाग में स्टोर होती है, पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ एड ऑन होती रहती हैं, तो वो क्या है, वो आपका एसिमिलेशन कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका दूसरा है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होता है, न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस मॉडिफाई एंड चेंज स्कीमास, ठीक है। तो जब हम नई इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, नई इन्फॉर्मेशन को या एक्सपीरियंसेस को हम मॉडिफाई करते हैं, चेंज कर लेते हैं स्कीमास को, ठीक है। स्कीमास को हम जो भी हमने इन्फॉर्मेशन ली है, हमारे दिमाग में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जब हम उस इन्फॉर्मेशन को चेंज करेंगे, ठीक है, और उसको उनमें मॉडिफिकेशन करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, अकोमोडेशन बुक कहलाएगा, ठीक है। अकोमोडेशन का मतलब ये है, जैसे कि आप देखो कई बार क्या होता है, बेबी है आपका, कोई छोटा बेबी, वो हर जो भी एनिमल है जिसके 4 लेग्स हो गए, कैट हो गया, डॉग हो गया और काव हो गई, तो हर किसी को वो डॉग बोल देता है, ठीक है। तो वो क्या है, क्योंकि उसकी स्कीमास क्या है, उसकी स्कीमास ये है कि जिसके भी 4 लेग्स होते हैं वो हमारा डॉग होता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसे बताओगे कि भाई ये डॉग नहीं है, डॉग जरूरी नहीं है कि हर 4 लेग्स वाला क्या होगा, आपका डॉग ही होगा, आप उसे बताओगे कि डॉग नहीं है, ये काव है, ठीक है। तो उसके दिमाग में जो डॉग वाली जो स्कीमाज है वो क्या हो जाएंगी, मॉडिफाई होकर उसमें काव वाली स्कीमाज भी फिट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये अकोमोडेशन है। अकोमोडेशन में क्या होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है आपके ब्रेन में, उस इन्फॉर्मेशन को आप चेंज कर लेते हो, मॉडिफाई करके उस नई इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में सेट कर लेते हो, ठीक है। तो आपको चेंज करना, मॉडिफाई करना, जो आपके दिमाग में गलत चीज़ें बैठी हुई हैं उनमें जो बदलाव करोगे आप, उसमें नई इन्फॉर्मेशन उसमें और ऐड हो जाएगी, तो वो क्या है, वो अकोमोडेशन है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम है हमारा बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, बैलेंस प्रीवियस इन्फॉर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। जब आप अपने दिमाग में बात समझ रहे हो कि हर 4 लेग वाला एनिमल डॉग नहीं होता, वो कोई और एनिमल भी हो सकता है, काऊ भी हो सकती है, कैट भी हो सकती है, गोट भी हो सकती है, तब उस स्टेज को क्या बोलेंगे, उसे इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। जब आपके दिमाग इस प्रोसेस को समझ रहा है कि हर 4 लेग वाला जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उससे जो आपने अपनी गलती आपके दिमाग ने समझी है, तो उस स्टेज को क्या कहते हैं, उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है। बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में जब बैलेंस आ रहा
होता है बैलेंस प्रीवियस इन्फॉर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। और आपके दिमाग में प्रीवियस इन्फॉर्मेशन और न्यू इन्फॉर्मेशन के बीच में बैलेंस आ रहा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम। ठीक है, एसिमिलेशन हमारी एक तरह से स्कीमाज ही है। अकोमोडेशन में हम क्या करते हैं, जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसमें नई इन्फॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं, वो हमारा अकोमोडेशन है। इक्विलिब्रियम हमारा क्या है, बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन और अकोमोडेशन, बैलेंस प्रीवियस इन्फॉर्मेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे सेंट्रॉक की बुक में एक एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है कि एक छोटा बच्चा है, उसने अपने पेरेंट्स को हैमर से कील लगाते हुए देखा है। ठीक है, हैमर और जो नेल्स होते हैं हथौड़े से कील लगाते हुए देखा। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस बच्चे ने भी वो हथौड़ा पकड़ा और वैसे ही वो कील लगाने लग गया। तो ये क्या था, ये असिमिलेशन था। ठीक है, ये एसिमिलेशन था उसका। उसने बिल्कुल ऐसे कैसे पकड़ा हथौड़ा, जैसे उसने अपने पेरेंट्स को देखा था कील लगाते हुए। ठीक है, ऐसे कैसे बिल्कुल उन्होंने हथौड़ा पकड़ा और वो लगाने लग गया बच्चा। लेकिन जब उसे समझ में आया कि वो जो हैमर है वो भारी है, वो आप इस तरीके से उसे नहीं यूज़ कर सकते जैसे बड़े लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसने क्या किया, हैमर को नीचे की जगह ऊपर पकड़ा। तो उससे क्या हुआ, उसने जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है उसको मॉडिफाई करके उसमें कुछ चेंजेस करके तब उस हैमर को यूज़ किया। तो वो जब उसने हैमर को यूज़ किया तो वो क्या हो जाएगा, अकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये, और इसके बीच की जो स्टेज चल रही थी, जो समझ रहा था इस प्रोसेस को, अपना दिमाग लगा रहा था कि घर पापा ने तो इसको ऐसे पकड़ के कील लगाई थी और मैं इसको कैसे लगाऊं कि मैं इसे हाथ इतना भारी हैमर को सही से पकड़ सकूं। ठीक है, तो जो उसने ऊपर से सही से उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने अपना दिमाग लगाया कि ऊपर से पकड़ूंगा तो मैं इसे कील आराम से लगा सकता हूँ। तो वो स्टेज क्या कहलाएगी, वो इक्विलिब्रियम कहलाएगी। कि दोनों, वो जो समझ रहा है, जो प्रोसेसिंग चल रही है, वो क्या कहलाएगी, आपकी इक्विलिब्रियम कहलाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके इक्विलिब्रियम। इसके बाद स्टेजेस हैं इसमें। अभिनव पियाजे ने आपकी 4 स्टेजेस दी थी। एक थी सेंसरी मोटर स्टेज, सेकंड है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, थर्ड है आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फोर्थ है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, इन्होंने पियाजे ने हमें 4 स्टेजेस दी थी। सेंसरी मोटर स्टेज का मतलब क्या है, इनका मानना ये था कि जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर कर रहे हैं, तो कैसे गैदर करेंगे हम, सेंसेस एंड मोटर के थ्रू करेंगे। क्योंकि छोटा बेबी है, ये स्टेज आपकी 0 से 2 ईयर तक है। तो जब बर्थ लेता है बच्चा, तो जितनी भी इंफॉर्मेशन, क्योंकि उस समय उसका वो बिल्कुल ना तो अपनी बॉडी को मूव कर सकता है, बस एक जगह वो लेटा रहता है, तो उसमें क्या है, वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख तो नहीं सकता, लेकिन वो किससे चीज़ों को सीखता है, सेंसरी और मोटर से सीखता है। ठीक है, 0 to 2 ईयर में। तो इसमें इन्फॉर्मेशन गैदर करता है किसके थ्रू, सेंसेस एंड मोटर के थ्रू। ठीक है, सेंसेस और मोटर के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने सेंसरी मोटर स्टेज दी थी जो 0 to 2 ईयर की होती है, ये पहली स्टेज है। ठीक है, तो इनका मानना ये था कि इस समय जो बेबी जितनी भी इन्फॉर्मेशन गैदर करता है, किससे गैदर करता है, वो अपने सेंसेस, यानी कि जो भी चीज़ वो देखता है ईयर के थ्रू, सुन करके, अपने जितने भी सेंसेस है, टच करके, इन सब चीज़ों से वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। ठीक है, तो सेंसेस हो गए, और अपने हाथ पैर से जो वो मूवमेंट करता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट से। ठीक है, जो भी उसके मूवमेंट होते हैं उनसे वो चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है, चीज़ों को समझता है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इनका मानना ये था। इसके अंदर आप उन्होंने 6 स्टेजेस दिए। पहली है रिफ्लेक्सिव स्कीमास। ठीक है, रिफ्लेक्सिव स्कीमास है आपकी बर्थ से लेके 1 मंथ तक। ये न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस है। न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस कौन से होते हैं, जो बेबी में इनबॉर्न होते हैं चीज़ें, जैसे कि बेबी में जैसे सकिंग। ठीक है, सकिंग मतलब जो आपकी सक करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे मिल्क का जो निप्पल है वो सक करने की एबिलिटी। ठीक है, तो सकिंग क्या है, एक आपकी इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस है। इस तरीके के बॉडी में, बेबी में बहुत सारे इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं जिनसे वो चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो पहला क्या है, जो आपका बर्थ से लेके 1 मंथ तक होता है, इसमें रिफ्लेक्सिव स्कीमास वाली एक स्टेज है। और ये किससे सीखता है, आपकी जो न्यू बॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, जो स्टार्टिंग से आप इनके इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस होते हैं, उनसे वो सीखता है। ठीक है, बी है, इसके बाद बी ए आपका ये हो गया, बी स्टेज है आपकी, ये हमारी सेंसरी मोटर के अंदर हैं ये वाली स्टेजेस। ठीक है, तो सेंसरी मोटर के अंदर भी हमारी 6 स्टेजेस होती हैं। इसके बाद सेकंड है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, ये हमारी 1 to 4 मंथ होती है। सिंपल मोटर हैबिट्स है, इसमें सेंटर्ड अराउंड इन द ओन बॉडी, लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ इवेंट। ठीक है, ये क्या है, सिंपल मोटर हैबिट्स, मतलब बेबी में 1 to 4 मंथ्स में क्या होता है, सिंपल मोटर हैबिट्स, कुछ भी चीज़ पकड़ लेना, खींच लेना, ठीक है, बॉडी के मूवमेंट करना, तो सिंपल उनसे सीखता है ये। सेंटर अराउंड इन ओन
बॉडी, ठीक है, अपनी खुद की बॉडी के आसपास चीज़ें सीखता है वो, खुद के बाल खींचना, खुद को कुछ करना, ठीक है, इस तरीके से अपनी बॉडी के आसपास ज़्यादा चीज़ें सीखता है वो। और लिमिटेड एंटिसिपेटेड इन इवेंट्स, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को वो, बाहर की चीज़ों को वो नहीं सीखता है, ठीक है, उसकी जो चीज़ें लिमिटेशंस होती हैं कुछ। सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है आपकी 4 to 8 मंथ में। एक्शन एम्ड एट रिपीटिंग इंटरेस्टिंग इफेक्ट इन सराउंडिंग वर्ल्ड, इमिटेशन ऑफ फैमिलियर बिहेवियर, ठीक है। ये क्या बोलता है आपका, एक्शन एम टू रिपीटिंग इंटरेस्टिंग इवेंट्स इन सराउंडिंग वर्ल्ड, मतलब जो भी चीज़ें आसपास से सीखता है उसको ये रिपीट करता है, ठीक है, मतलब क्या, इमिटेशन करता है, नकल करता है, ठीक है, चीज़ों को ये सीखता है अपनी, और उनसे जो भी एक्शन उसे पसंद आते हैं उनको वो रिपीट भी करता है, ठीक है। जैसे कि उसको कोई साउंड पसंद आ गया रैटल का, ठीक है, जो झुंझुना होता है, तो वो उसको बार बार बजाता रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक्शन एम्ड एट रिपीटिंग इंटरेस्टिंग इफेक्ट्स, ठीक है, जो भी उसे पसंद आएगा उसको दोबारा करेगा अपने सराउंडिंग वर्ड्स में, ठीक है। और इमिटेशन ऑफ फैमिली बिहेवियर, और अपने जो परिवार के जो और लोग हैं उनको क्या करने लगता है, वो नकल करना शुरू कर देता है। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या है, इसमें आपका ये सेकेंड स्टेज है, पहले सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है। इसमें इंटेंशनल गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, मतलब वो जानबूझ के करता है, ठीक है। पहले ये वाले में तो उसका इत्तेफाक से जो चीज़ें हो जाती थी उनको रिपीट करता है, पर यहाँ वो जानबूझ के चीज़ें करता है, ठीक है, जो उसे पसंद आता है वही करेगा वो, ठीक है। अगर उसे बेडशीट खींचनी है तो वो बेडशीट खींचेगा। ये आपका 8 to 12 मंथ्स में आपको देखने को मिलता है, और इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला कॉन्सेप्ट बच्चे में आने लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट परमानेंस एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्याजे ने दिया था, इसका ये क्वेश्चन में कभी काफ़ी बार आता है, वो पूछते हैं कि ऑब्जेक्ट परमानेंस कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो किसने दिया था, ये प्याजे ने दिया था, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि जब तक बेबी इस स्टेज तक अगर मदर या कोई भी चीज़ उसके सामने है तो वो ये मानता है वही इस दुनिया में रहती है, मतलब कि जो सामने है वही एग्जिस्ट कर रही है दुनिया में, ठीक है। उसे ये नहीं पता था कि जो चीज़ मेरे सामने नहीं है वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है, मतलब मदर सामने है तो वो है, और मदर सामने नहीं है तो वो नहीं है, वो भूल जाएगा मदर को भी, ठीक है। तो ये क्या है, मदर सामने आ जाएगी तो वो खुश होकर उसे एंजॉय करने लगेगा। तो जो चीज़ सामने है वो उसी को रियलिटी मानता है, बाकी चीज़ों को वो नहीं मानता, तो एग्जिस्ट ही नहीं मानता कि ये चीज़ें जो है दुनिया में एग्जिस्ट भी करती हैं जो उसके सामने नहीं है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ से आने लगता है, उसे समझ में आ जाता है कि अगर ये चीज़ सामने नहीं भी है तब भी ये कहीं ना कहीं हो सकता है दूसरे रूम में हो मम्मी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं होगी, तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस। उसे समझ में आने लगता है कि मेरे सामने नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारे वर्ल्ड में, दुनिया में ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इसमें सर्च ए ऑप्शन है। सर्च ए ऑप्शन का मतलब क्या है, अगर उसे मान लो उसका कोई फेवरेट टॉय है, ठीक है, तो वो फेवरेट टॉय को जहाँ उसने पहले देखा होगा वहाँ उसे खोजने की कोशिश वो करता है, अगर उसे नहीं मिल रहा है तो, ठीक है, वो अपने फेवरेट टॉय को वहाँ खोजने की कोशिश करता है, मतलब उसे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि मेरे सामने ये चीज़ नहीं है तो ये होगी कहीं छुपी होगी, तो वो पहली जगह उसे ढूंढने की, एक बार ढूंढने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, ठीक है। टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन में क्या होता है, ये 12 to 18 मंथ में आता है। इसमें जो बेबी है सर्च ए एंड बी ऑप्शन, मतलब ये एक से ज़्यादा जगह पे भी उस आइटम को ढूंढने लगेगा, जो ऑब्जेक्ट परमानेंस में यहाँ सिर्फ एक ही जगह ढूंढ रहा था फिर भूल जाएगा, यहाँ वो एक से ज़्यादा जगह पर भी उसको ढूंढना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये आपका है टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, ये 12 to 18 मंथ में आता है, यानी कि उसका ब्रेन इतना डेवलप हो गया कि वो चीज़ों को याद रख सकता है कि मेरा टॉय जो है मैंने यहाँ देखा था, हो सकता है यहाँ है, अच्छा यहाँ नहीं है तो दूसरी जगह भी हो सकता है, तो इतना उसका ब्रेन में कॉग्निशन हो चुका है, ठीक है। मेंटल रिप्रेजेंटेशन है इसके बाद 12 मंथ से लेकर 2 ईयर तक। इसके अंदर आता है डिफर्ड इमिटेशन, मेक बिलीफ प्ले और फैंटेसी प्ले, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, अब जो आपके मेंटल रिप्रेजेंटेशन वाली स्टेज है 18 मंथ से लेकर के 2 ईयर तक, तो एक तो इसमें डिफर्ड इमिटेशन आता है। डिफर्ड इमिटेशन का मतलब ये है, जैसे यहाँ बच्चा क्या कर रहा था, इमिटेट कर रहा था फैमिली बिहेवियर को, यहाँ वो क्या करता है, अगर वो व्यक्ति सामने नहीं है तब भी उसको वो नकल कर सकता है। डिफर्ड इमिटेशन किसको बोलते हैं, मान लो उसने कोई चीज़ पसंद अच्छी लगी उसे किसी की, ठीक है, उसने कोई चीज़ सीखी अपने पेरेंट्स से, अब उसके पेरेंट्स उसके सामने नहीं है फिर भी वो उस चीज़ को रिपीट कर सकता है, उस तरीके से वो बात कर सकता है, ठीक है, तो जब वो उसके सामने नहीं भी है तो ये क्या है, इसको बोलते हैं डिफर्ड इमिटेशन। जब आपके सामने वो नहीं है जिससे आपने वो चीज़ सीखी, आप उसकी तब भी आप उसको क्या कर सकते हो, नकल उसकी कर सकते हो, इमिटेशन उसमें कर सकते हो, ठीक है। मेक बिलीफ प्ले और फैंटेसी प्ले, ठीक है, बिलीफ प्ले और फैंटेसी प्ले भी इसका एक ऑप्शन है। बिलीफ प्ले और फैंटेसी प्ले में क्या है, ये आपका
मेक बिलीव प्ले में क्या होगा, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, खाली खाली कप में चाय बना बना के आपको पिलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, एक तरीके से फैंटेसी प्ले और मेक बिलीव प्ले होता है कि चीज़ों को वो इमेजिन करके चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। उन्होंने देखा होगा मम्मी चाय पिलाती है तो वैसे ही चाय वो अपने कप में खाली खाली कप आपको पिला देंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका मेक बिलीव प्ले में आएगा, ठीक है। फिर है प्री ऑपरेशनल स्टेज है, आपका 2 to 7 ईयर में आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद ये सेकंड वाली स्टेज है, ठीक है। ये पहली स्टेज के ये 6 पार्ट थे, पहली स्टेज के 6 पार्ट थे, 6 5 4 3, ठीक है। अब ये सेकंड स्टेज है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये आपकी आती है 2 to 7 ईयर, ठीक है। तो हमारी पहली क्या थी, सेंसरी मोटर स्टेज थी, सेकंड आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है, थर्ड आपकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और फोर्थ आपकी फॉर्मल ऑपरेशन है। उसी फर्स्ट के अंदर ये वाले हमारे 6 स्टेजेस आती हैं। तो अब सेकंड वाली हम पढ़ेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज हमारी क्या होती है, 2 to 7 ईयर की होती है। इसको हम सिम्बॉलिक स्टेज भी बोलते हैं। सिम्बॉलिक स्टेज का मतलब क्या है कि कोम को फ़ोन बोल देना, सिंबल्स असाइन कर देते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे कि वो क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडियाज़ को रिप्रेजेंट कर देते हैं खुद के अपने ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडियाज़ में, ठीक है। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, एक्शन और आइडियाज़ में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि फ़ोन को, कोम को क्या बना के करने लगेंगे, फ़ोन बना के बात करने लगेंगे, ठीक है। कोम को फ़ोन बोलना, ठीक है। सिंबल्स असाइन कर देना, लैंग्वेज डेवलपमेंट उनका बढ़ने लगता है, ठीक है। और एक्शन, प्रोड्यूस एंड यूज़ ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कुछ एक्शंस भी नए नए प्रोड्यूस करने लगता है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी यूज़ करना शुरू कर देता है, जो भी उनकी चीज़ है। इसके अलावा इसमें क्या क्या होता है, एक तो इनएबिलिटी टू कंजर्वेशन, ठीक है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि कौन सी स्टेज है जिसमें इनएबिलिटी होती है, मतलब चीज़ों को अभी उलट पुलट के नहीं देख पाते। जैसे कि आप देखो, उलट पुलट के देखने का मतलब क्या है कि मान लो मैं आपसे बोलूं कि हमारे 3 क्लासमेट्स हैं, मैं पूछूं कि इन 3 क्लासमेट्स में से कौन जो है ज़्यादा बड़ा है, तो जो हाइट जिसकी ज़्यादा दिख रही होगी वो उसको बड़ा बता देगा। ये नहीं सोच पाएगा कि हो सकता है एज जो है वो जिसकी हाइट कम है उसकी एज ज़्यादा हो, तो बड़ी वो भी हो सकती है, ठीक है। तो ये अभी इनएबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन है कि चीज़ों को अलग अलग एस्पेक्ट से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न क्या है, एक तो सेंट्रेशन इनमें पाया जाता है, एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, एक ही चीज़ पे सेंटर कर सकते हैं, ये एक से ज़्यादा चीज़ों पे सेंटर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, इनमें होता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब होता है दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं समझ पाते, ये मानते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वही चीज़ सही है, मैं जिस चीज़ को समझ रहा हूँ दुनिया भी उसे उसी तरीके से समझ रही है, तो उसको ईगोसेंट्रिज्म बोलते हैं। इरिवर्सिबिलिटी है, चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाते, ये उलट पुलट के नहीं देख पाते हैं अभी। क्यों? क्योंकि सेंट्रेशन वाली प्रॉब्लम है ना, सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर पा रहे हैं। जैसे कि उन्होंने देखा कि ये 3 लोग खड़े हैं, तो जिसकी हाइट लंबी है वो उसी को बोल देंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देख पा रहे हैं, वो ये नहीं समझ पा रहे कि इसके अलावा और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, कि एज एक फैक्टर हो सकता है, कि इनमें से जो एज है वो जिसकी एज ज़्यादा है वो बड़ा हो सकता है, ठीक है, भले ही वो हाइट उसकी कम हो। तो ये अभी सेंट्रेशन कन्वर्सेशन वाली प्रॉब्लम अभी इसमें इनएबिलिटी होती है, अक्षमता होती है, चीज़ों को ये कन्वर्स नहीं कर पाते, उलट पुलट के नहीं देख पाते हैं, क्योंकि एक ही फैक्टर पर फोकस हो पाते हैं ये। दूसरा ईगोसेंट्रिज्म होते हैं, अभी दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ नहीं पाते, और इरिवर्सिबिलिटी का भी इनका चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर है इनएबिलिटी टू फोकस इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम, मतलब किसी भी प्रॉब्लम या ऑब्जेक्ट के सभी एस्पेक्ट को अभी ये फोकस नहीं कर पाते, ये सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को फोकस करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं सेंट्रेशन इनएबिलिटी। एक ही चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। अलग अलग चीज़ों पे फोकस नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट और प्रॉब्लम के अलग अलग एस्पेक्ट्स, अलग अलग फैक्टर्स को ये फोकस नहीं कर सकते हैं। इरिवर्सिबिलिटी है इनएबिलिटी टू मेंटली रिवर्स और अनडू ऑन ऑपरेशन, ठीक है। ये अपने दिमाग में चीज़ों को जैसे कि A=B और B=A ये नहीं कर पाते, ठीक है। ये तो समझ जाएंगे कि A B के बराबर है, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि जो B है वो भी क्या है, A के बराबर है। ये तो अभी इरिवर्सिबिलिटी होती है, यानी कि रिवर्स चीज़ों को नहीं कर पाते हैं ये मेंटली, ठीक है। अगर मैं ये पूछूं कि भाई आपका जो ये है A जो है वो B के बराबर है, तो B जो है वो भी क्या होगा, A के बराबर होगा, तो ये वाली ये चीज़ नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो रिवर्स नहीं कर पाते अभी चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ इन्हें
कि आप मैंने 1 लीटर मिल्क लिया, ठीक है, 1 लीटर मिल्क लिया, उसके बाद मैंने क्या किया, एक बोतल मैंने लंबी ली पतली, और एक बोतल मैंने ली थोड़ी वाइड, ठीक है, चौड़ी बोतल ली मैंने। तो जब मैंने वो एक एक लीटर दूध दोनों में डाला, ठीक है, दोनों में 1 लीटर इस बोतल में डाला, 1 लीटर इस बोतल में डाला, तो जिस बोतल में उसका जो मिल्क होगा वो ऊपर तक आएगा, ठीक है, और इस बोतल में ऑब्वियसली चौड़ी है तो मिल्क नीचे रहेगा। उनसे पूछा जाएगा कि मिल्क यानी कि लिक्विड जो है वो किस में ज़्यादा है, तो वो इसमें ज़्यादा बताएंगे। वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि दोनों में इक्वल है, क्यों, क्योंकि इसका साइज़ जो है ये लंबी ज़्यादा है तो पतली है, और ये जो है चौड़ी ज़्यादा है तो ये चौड़ी ज़्यादा है, इसलिए इसमें कम आ रहा है, नीचे नीचे मिल्क आ रहा है, ठीक है। तो ये वो नहीं समझ पाएगा, इसको बोलते हैं इनएबिलिटी टू रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, वो रिवर्स नहीं कर पाते चीज़ों को, ठीक है। फिर है ईगोसेंट्रिज्म। हमारा क्या होता है, ईगोसेंट्रिज्म हमारा होता है इनएबिलिटी टू कंसिडर अदर्स पर्सपेक्टिव। एग्जाम में कई बार आता है कि हम दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। दूसरे मतलब मैं ये मानती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वही ठीक है, और सामने वाला भी उसी को वही समझ रहा है जो मैं समझ रही हूँ, ठीक है। मतलब ये मैं बच्चे मानते हैं कि जो उन्हें ठीक लग रहा है वही सारी दुनिया को ठीक लग रहा है, ठीक है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म होता है। इनएबिलिटी टू कंसिडर अदर्स पर्सपेक्टिव, दूसरे के पर्सपेक्टिव को कंसिडर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू, किसके कारण ये वाली प्रॉब्लम आती है इनमें, ईगोसेंट्रिज्म के कारण, ठीक है, यानी कि सॉरी एनिमिज्म के कारण ये वाली प्रॉब्लम उनमें दिखाई देती है। एनिमिज्म क्या होता है, बिलीव दैट इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आर लिविंग। एनिमिज्म का मतलब ये है, इनका मानना ये था कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं जिनमें जीवन नहीं है, वो भी चीज़ें जब मूव कर रही है, जैसे गाड़ी, ठीक है, कार मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये मानेंगे कि जिंदा है, इसमें लाइफ है, ये लिविंग थिंग्स है, जो भी चीज़ मूव कर रही है। जैसे सूरज है, सूरज आपका एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, तो इनका मानना होगा कि सूरज कोई लिविंग थिंग्स है, वो नॉन लिविंग थिंग नहीं है। गाड़ी हो गई, ठीक है, एरोप्लेन हो गया, तो इनको क्या मानेंगे, ये लिविंग थिंग्स मानेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स ये नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इनका मानना है कि जो भी चीज़ मूव करती है वो जिंदा होती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एनिमिज्म का कॉन्सेप्ट इनके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो ये ईगोसेंट्रिज्म है, इसके कारण एनिमिज्म भी पाया जाता है, ठीक है। एनिमिज्म में यही मानते हैं कि जो चीज़ मूव कर रही है वो जिंदा है। भाई अब इन्होंने मान लिया तो इनको लगेगा दुनिया भी यही मानती है कि जो भी चीज़ मूव कर रही है वो आपकी लिविंग थिंग्स है, ठीक है। बिलीव दैट इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट्स आर लिविंग, मतलब जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें जीवन नहीं है, ये वो मानते हैं कि उनमें जीवन है, ठीक है, चाहे अगर वो मूव कर रही है तो जनरली, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपकी ये वाली स्टेज में ये आएंगे, तो ये एग्जाम में कई बार एग्जाम में आता है कि किस स्टेज में आपका कन्वर्सेशन में इरिवर्सिबिलिटी पाई जाती है, ठीक है, और आप चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाते हो। सेंट्रेशन किसका मेन फोकस है, ईगो सेंट्रिज्म किस में पाया जाता है, ये आपके थिंकिंग प्रॉब्लम्स हैं एक तरीके से, ठीक है, कि अगर आप एक ही चीज़ पर फोकस कर पाएंगे बच्चे तो वो बहुत सी चीज़ें नहीं सीख पाते। तो ये बच्चों को हमें उससे क्या ये इस बात को समझ के चलना है कि इस समय इनको सेंट्रेशन वाली प्रॉब्लम है, तो एक ही चीज़ को ये फोकस कर सकते हैं। तो थिंकिंग एक तरीके से थिंकिंग ये एरर्स हैं, ठीक है, थिंकिंग एरर्स हम इन्हें बोल सकते हैं। जैसे सेंट्रेशन हो गया, ईगोसेंट्रिज्म हो गया, रिवर्सिबिलिटी हो गई, तो हम क्यों सिखाएं उसे, जब हमें पता है कि ये वाले एरर्स इस एज में पाए जाते हैं, तो हम इस एज के बाद ही उन्हें और चीज़ें सिखाएं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आपकी एडवांस हो जाएगी। इसमें जो सोच है, ये वाली जो चीज़ें थी, यहाँ सेंट्रेशन वाली प्रॉब्लम थी, एक ही चीज़ पे फोकस करता है, पर यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों पे वो फोकस कर सकते हैं। यहाँ वो समझ जाएंगे कि जो मिल्क है वो अगर दोनों में 1 लीटर हो सकता है, क्योंकि ये पतली बोतल है और ये चौड़ी बोतल है, भले इसमें कम दिखाई दे रहा है, इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो लेकिन फिर भी क्या हो सकता है, दोनों में सेम मिल्क हो सकता है, ठीक है। तो ये इस बात को यहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में समझ जाएंगे। जैसे अगर देखोगे आप छोटे बच्चों को बेवकूफ़ बनाना भी आसान होता है। उनको कुछ भी बोल दो, उनसे 10 रुपये का नोट ले लो, उन्हें 1 रुपये का सिक्का दे दो, बोल दो कि देखो ये सिक्का जो है कितना भारी है, कितना अच्छा है, तो वो उसमें ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि वो और चीज़ को नहीं समझ पाते ना, उनके अंदर सेंट्रेशन वाली प्रॉब्लम पाई जाती है। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशन में अगर उनका 10 रुपये का नोट लोगे तो उसके बदले में वो 20 रुपये ले लेंगे, 10 से कम नहीं लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे वो चीज़ों को समझने लगते हैं। थिंकिंग लिमिटेड टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, यहाँ पे क्या होता है, लेकिन यहाँ पे एक रीज़न है कि जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही है उन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पे वो, ठीक है। यानी कि अगर उनको सामने जो दिखाई दे रहा है उस प्रॉब्लम को तो वो सॉल्व कर लेंगे। उनको सामने अगर दिखाई दे रहा है कि इसमें मिल्क कम है और इसमें मिल्क जो है वो ज़्यादा है, तो इस चीज़ को वो समझ जाएंगे कि एक ही मिल्क है इक्वल, बस इस जो वो है जो बोतल्स के साइज़ हैं वो डिफरेंट है। लेकिन आँखों के सामने की चीज़ को अगर मैं उन्हें इमेजिनरी चीज़ें बताऊँ तो वो उतना अच्छा नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। डिफ़िकल्टी इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब अगर दिमाग से चीज़ें बोलूँ
करूँ, जैसे मान लो आप अगर छोटा बच्चा है उससे बोलो, छोटे बच्चे से को अगर कोई झूठ बोलना है, ठीक है, आपसे पूछो आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप 50 बहाने अपने घर वालों को बता दोगे कि हाँ भले वो मना कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, तो आप 50 चीज़ें बता के चले जाओगे। लेकिन ये वो नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि उनका दिमाग अभी इतना तेज़ नहीं है कि ये एब्स्ट्रैक्ट दिमाग में बहाने बना लें, ठीक है। दिमाग के एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ें सामने नहीं दिखाई देती बस हमारे दिमाग में है, तो ये दिमाग में जो बहानेबाजी होती है ना वो नहीं कर पाते, अभी दिमाग से चीज़ों को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब सामने अगर दिख रही है चीज़ें तो उसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो उनके दिमाग में ही जो हम कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। कि अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई मेरे घर वालों ने बोल दिया कि आपको घूमने नहीं जाना, तो मैं 50 बहाने बना के चली जाऊँगी, ठीक है। लेकिन अगर आप एक 7 से 11 साल के बच्चों को बोलोगे तो वो बहाने नहीं बता पाएगा, वो सीधे सीधे बोल देगा कि मुझे मूवी देखने जाना है, ठीक है। तो ये क्या है, क्योंकि अभी इनकी थिंकिंग जो है वो अभी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में डिफिकल्टी है, दिमाग में बहानेबाजी नहीं कर पाते ये, ठीक है। एबिलिटी टू कंजर्व करने लगेंगे, जो चीज़ें यहाँ नहीं हो रही थी वो करना शुरू कर देंगे, रिवर्स कर सकते हैं जो चीज़ें यहाँ नहीं हो रही थी, ठीक है। डिसेंट्रेशन हो जाता है, यहाँ पे डिसेंट्रेशन, यहाँ पे एक ही चीज़ पे आप फोकस कर रहे थे, यहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों पे आप फोकस कर सकते हो, और लेस ईगोसेंट्रिक हो जाओगे आप, ठीक है। जैसे कि ईगोसेंट्रिक में यहाँ क्या था कि हम किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पा रहे थे, पर यहाँ आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने लगोगे। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो है आपको चाहिए इसमें, ठीक है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस का मतलब यही है कि आपको कुछ सामने प्रैक्टिकल चीज़ होनी चाहिए तभी आप कर पाओगे। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नीडेड मतलब चीज़ें कर करके आपको सीखनी पड़ेगी प्रैक्टिकली, ठीक है। जबकि जो इसके बाद वाला है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो है इसमें चीज़ें मेंटली भी होती है, हाइपोथेटिकल थिंकिंग आएगी इसमें। ये आपकी लास्ट स्टेज है 4th वाली, ये आपकी 11 ईयर से ऊपर होगी, ठीक है। 11 ईयर से ऊपर होगी, इसमें आप चीज़ें अपनी ब्रेन में करने लगोगे। जैसे कि 12-13 ईयर के बाद देखोगे तो बच्चे इतने चालाक हो जाते हैं, अपने घर वालों को ही घुमाते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपोथेटिकली थिंकिंग उनके अंदर आने लगेगी, वो चीज़ों को दिमाग में सामने नहीं भी है पर ब्रेन से ही आसानी से वो सॉल्व कर लेंगे, आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है। मतलब चीज़ें जो है ये बहुत अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखने लगेंगे। आप इनसे एक चीज़ का समाधान मांगोगे, आपको 50 समाधान निकाल के दे देंगे अपने दिमाग से ये, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट जो चीज़ें सामने नहीं है बस इनके दिमाग से भी ये चीज़ों का समाधान कर सकते हैं, जो नहीं है कि 2+2 इसके सामने होना चाहिए, ये ब्रेन से ही तुम्हें सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। नो नीड ऑफ कॉन्क्रीट आइडियाज़, मतलब जरूरी नहीं है कि चीज़ें आपके सामने ही हो, ठीक है। एबिलिटी ऑफ साइंटिफिक रीजनिंग, साइंटिफिक मैथमेटिकल साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग, ये सब ये करना शुरू कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मैथ्स के, लॉजिकल रीजनिंग के ये सॉल्व कर देते हैं 11 ईयर के बाद, जैसे हमारी सबकी थिंकिंग है, ठीक है। हम सब 11 ईयर से ऊपर हैं, तो हमें देखो 50 चीज़ें हम अपने, अगर हमारे पास एक समस्या आ गई तो उस समस्या से निकालने के लिए हम हज़ारों समाधान जो है वो सामने खड़े कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपकी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में हम हैं, इसलिए हम ये कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपने देखा, आप देखोगे तो इसमें सबसे पहला क्या है, पियाजे की थ्योरी में जो मेन चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो स्कीमाज आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि स्कीमाज हैं क्या, ठीक है। स्कीमाज कुछ नहीं है, बस मैंने बोला एप्पल तो आपके दिमाग में जो एप्पल की इमेज आई वो स्कीमा है, ठीक है। जो हर चीज़ की इमेज हमारे दिमाग में होती है, पियाजे का ये भी मानना था कि हमारे दिमाग में हर इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी की तरह फिक्स है और एक उनका अपनी एक जगह है जहाँ वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो इन्होंने माना कि हम जैसे लाइब्रेरी में बुक्स अरेंज होती है वैसे हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन अरेंज है, बिल्कुल पॉकेट्स में, ब्रेन में इन्फॉर्मेशन पॉकेट्स है, मतलब छोटे छोटे खाने बने हुए हैं जिसमें एक तरह की इन्फॉर्मेशन एक खाने में है, दूसरी तरह की इन्फॉर्मेशन अलग वाले इस खाने में है, ठीक है। इसमें एडेप्टेशन आया था, एडेप्टेशन में एसिमिलेशन, अकोमोडेशन और इक्विलिब्रियम थे, ठीक है। फिर इन्होंने स्टेजेस दी थी, इसमें सेंसरी मोटर स्टेज थी पहले, सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर 6 स्टेजेस हैं। रिफ्लेक्स स्कीमाज हो गई, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन हो गई, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन हो गई, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन है, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन और मेंटल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये आपकी स्टेजेस हैं, इनके ईयर याद करना है या अरेंज करने के लिए एग्जाम में कई बार आती हैं। फिर सेकेंड स्टेज आपकी प्री ऑपरेशनल 2 to 7, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। प्री ऑपरेशनल में ये जरूर आ जाता है कि किस में इनेबिलिटी ऑफ कंजर्वेशन होता है, सेंट्रेशन वाली प्रॉब्लम किस में पाई जाती है, ईगो सेंट्रिज्म किस में पाया जाता है, इरिवर्सिबिलिटी किस में पाई जाती है, तो ये सब किस में पाया जाता है हमारा प्री ऑपरेशन में, ठीक है। कॉन्क्रीट ऑपरेशन में आपकी ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी जो एरर्स हैं वो अपने आप ही कम होने लगते हैं। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, बस यहाँ पे कॉन्क्रीट चीज़ें ही आप समझ पाते हो। फॉर्मल में आप हाइपोथेटिकल थिंकिंग यानी कि ब्रेन में ही जो सामने नहीं है वो ब्रेन में चीज़ें हैं उसको भी आप समाधान कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है क्योंकि मुझे लगता है पियाजे की थ्योरी हर साल कहीं किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पेपर में आती है।
ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, अब वाइगोत्स्की की सोशल कल्चरल थ्योरी में क्या है, अब देखो इससे पहले जो प्याजे थे, प्याजे ने क्या बोला, प्याजे ने ये बोला था कि भाई जो कुछ भी है बच्चा इन्वायरमेंट से कुछ नहीं सीख रहा, वो अपने ब्रेन को ही इन्वायरमेंट में एडजस्ट करके तब सीख रहा है। मतलब मेन ब्रेन है, इन्वायरमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दिमाग वो अपने ही कॉग्निशन को कर करके चीज़ों को सीख रहा है। ठीक है, लेकिन वाइगोत्स्की आया, वाइगोत्स्की ने दी सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, वाइगोत्स्की ने सोशल कल्चरल थ्योरी दी, यानी कि सोसाइटी से और कल्चर से आप चीज़ों को सीख रहे हो। वाइगोत्स्की का मानना ये था। ठीक है, तो इनका मानना क्या था, ये इनकी सोशल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, एग्जाम में खूब आती है। ह्यूमन डेवलपमेंट, जो भी बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है, जो विकास हो रहा है, वो किसके थ्रू होता है, ये मानते थे कि सोसाइटी के थ्रू होता है। ठीक है, जो आपका सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में जैसे माहौल में आप रहोगे, आप वैसे ही इंसान बन जाओगे। और अगर आप देखो आपके परिवार में IAS IPS हैं, तो आपका जो खुद का इंटरेस्ट होगा पढ़ाई की तरफ, वो अपने आप ही आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट का मानना क्या था कि ये आपके बाई सोसाइटी के थ्रू होता है और सोशल मीडिएटेड प्रोसेस है। मतलब किसके थ्रू, ह्यूमन डेवलपमेंट सोशल मीडिएटेड प्रोसेस है, जिसके में मेन क्या होता है, सोसाइटी होती है, जो सोसाइटी बीच में है और सोसाइटी ही आपका क्या कर रही है, डेवलपमेंट कर रही है। ठीक है, सोशल मीडिएटेड प्रोसेस है ये। ठीक है, सोसाइटी के थ्रू ही हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये क्या होगा, रोल ऑफ सोसाइटी है। रोल ऑफ सोसाइटी में क्या है, कल्चरल वैल्यू हो गया, बिलीव्स हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। ठीक है, और इसके अलावा आपका स्ट्रेटजीज हो गया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाई MKO मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, तो रोल ऑफ सोसाइटी में आपका कल्चरल वैल्यू है। एक तो आप अपने जो सोसाइटी का रोल क्या है, सोसाइटी का रोल है आपको कल्चरल वैल्यू सिखाना, जो हमारी सोसाइटी में कल्चरल वैल्यू, ट्रेडिशनल वैल्यू है, वो हमें सिखाना। बिलीफ एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज सिखाना, जो आपके विश्वास है उनको समझाना सिखाना, और साथ ही साथ आपको प्रॉब्लम को समाधान करने की कितनी स्ट्रेटजीज होती हैं, वो हमें हमारी सोसाइटी के थ्रू सीखने को मिलती है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमारा होता है किसके थ्रू, मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब मेरे सोसाइटी में, मेरे घर में जो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग हैं, MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर, मुझसे ज़्यादा हो सकता है मेरे घर के अंदर हो सकता है मेरे नेबर्स हो सकता है मेरे स्कूल में मेरे सीनियर्स हो, मेरे टीचर्स हो, तो जो मेरे पेरेंट्स हो सकते हैं, मेरे बड़े भाई बहन हो सकते हैं, तो वो सब क्या कहलाएंगे, वो मोर नॉलेजेबल अदर कहलाएंगे। मेरी सोसाइटी में जो मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो लोग मुझे चीज़ों को सिखाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये आपका कल्चरल स्पेसिफिक टूल है। कल्चरल स्पेसिफिक टूल है आपका कौन होते हैं कल्चरल स्पेसिफिक टूल, आपके पीपल्स हो गए और कल्चरल वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, तो कल्चरल स्पेसिफिक टूल आपको कौन सिखा रहा है, लोग सिखा रहे हैं ना, जो आपके आसपास हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, वो सब कौन सिखा रहा है, आपके आसपास के जो बड़े लोग हैं, जो कल्चरल है, वही आप उस चीज़ों को सिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक टर्म दिया था जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आ गया। वाइगोत्स्की का कहना क्या था, हम जो कुछ भी सीख रहे हैं अपनी सोसाइटी से सीख रहे हैं, हमसे बड़े लोग जो है, हमसे ज़्यादा जानकार लोग जो है, वो हमें चीज़ों को सिखाते हैं। ठीक है, इसमें अब आप देखोगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब है, डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड कैन डू अलोन और कैन डू विद हेल्प ऑफ द MKO एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इनका मानना यह है कि एक बच्चा वो जो खुद से कर सकता है, मान लो आप खुद अपने आप पढ़ने बैठो और नेट की तैयारी करो। ठीक है, तो खुद से आप जो कर पा रहे हो, और एक आप किसी की हेल्प लेके करो। ठीक है, और जो वो हेल्प लेके आप कर रहे हो, आपके घर में हो सकता है किसी का नेट हो, तो आप उसके साथ मेहनत करके जो वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने जो खुद से तैयारी की, वो आपकी होगी इनर लिमिट। ठीक है, आप खुद तैयारी करने बैठे, ठीक है, आपने सिलेबस लिया, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरा तैयार करने बैठे। ठीक है, वो आपकी इनर लिमिट है। ठीक है, तो उस इनर लिमिट में आपने देखा इस बार आपके 150 में से 300 में से 50 नंबर आए हैं। ठीक है, या 100 नंबर मान लो, 300 में से आपके 100 मार्क्स आए हैं, अगर आपने खुद से तैयारी की। ठीक है, अगले साल में आपने क्या किया, अपनी तैयारी के साथ अपनी तैयारी, ये आपकी इनर लिमिट थी 100 तक। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या किया, किसी और की हेल्प के साथ आपने ट्यूशन्स लगाए, कोचिंग लगाया, आपने अपने घर में जो बड़े भाई बहन हैं जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर रखा, आपने उनकी हेल्प ली। उनकी हेल्प लेने के बाद आप उसी एग्ज़ाम में 200 मार्क्स ले आए। ठीक है, तो ये आपकी अपर लिमिट हो गई। क्या हो गई, अपर लिमिट 200 मार्क्स की। तो ये इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, ये क्या कहलाएगा, ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, आप अपने आप से जो काम कर सकते हो, और वो आपकी जो लिमिटेशंस हैं, जो आप खुद से काम कर रहे हो, जो आपकी एबिलिटी हैं। ठीक है, और जो आप दूसरे के साथ मिलकर किसी की हेल्प से कोई काम कर रहे हो। ठीक है, और उन दोनों में जो अंतर आता है, वो क्या कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, मैं खुद से जो तैयारी कर रही हूँ और मैं किसी की हेल्प से जो तैयारी करूँगी, तो दोनों में जो अंतर आएगा वो क्या कहलाएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाएगा। ठीक है, ये अपर लिमिट है और ये इनर लिमिट है। ठीक है,
तो ये जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। इसके अब जो एक है स्कैफोल्डिंग, ठीक है। स्कैफोल्डिंग वर्ड इन्होंने दिया था। स्कैफोल्डिंग वर्ड का मतलब होता है सपोर्ट ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस। जो भी सपोर्ट मुझे मिल रहा है मेरे लर्निंग प्रोसेस के दौरान, मतलब मेरे टीचर्स ने मेरी हेल्प करी, मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मेरी हेल्प की, तो वो जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है मेरी लर्निंग प्रोसेस के दौरान, उसको मैं क्या कहूँगी, स्कैफोल्डिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। स्कैफोल्डिंग बोलते हैं जो भी मुझे सपोर्ट मिलता है मेरे बड़े लोगों से, ठीक है। फिर है प्राइवेट स्पीच है, इन्होंने प्राइवेट स्पीच दी थी। स्पीच यूज फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। जो भी मैं खुद से अपने आप से बात करने के लिए जो स्पीच यूज़ करती हूँ वो बोलते हैं, अंदर अंदर हम बात नहीं करते रहते अपने आप से, तो उसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है। टूल ऑफ कल्चर, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, लैंग्वेज प्ले, पावर, ठीक है। ये और इसके अलावा क्या है, टूल ऑफ कल्चर, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। सोसाइटी को बनाने का काम करता है, कल्चर का टूल है ये हमारा, ठीक है। लैंग्वेज प्ले, लैंग्वेज क्या करती है, एक पावरफुल रोल प्ले करती है और बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी को इस्टेब्लिश करती है। तो लैंग्वेज से ही तो हम चीज़ों को सिखाते हैं ना, एक अच्छा पावरफुल रोल प्ले करते हैं, बिना लैंग्वेज के आप लोगों को सिखा नहीं सकते। और एक अपॉर्चुनिटी ऑफ चिल्ड्रन, अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन भी आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है लोग जब उन्हें सिखाते हैं। तो अगर कोई पैटर्न है, कोई क्वेश्चन है, आप खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आपने खुद से सॉल्व किया, आपको 3 घंटे लगे उसको सॉल्व करने में, आपसे हो नहीं रहा, कोई आपका हेल्प करने आया, उसने आपको समझा दिया, वो क्वेश्चन आपने फिर 10 मिनट में सॉल्व कर दिया, तो वो क्या हो गया, वो जो आप खुद से कर रहे थे 3 घंटे से, वो आपकी इनर लिमिट थी। फिर किसी ने आकर के आपको समझाया हो तो आपने वो 10 मिनट में कर दिया, तो वो आपकी अपर लिमिट हो गई, ठीक है। तो ये थी हमारी वाइगोत्स्की की सोशल लर्निंग थ्योरी। इनका मानना ये था कि जो कुछ भी सीखते हैं सोसाइटी से सीखते हैं, सोसाइटी में जो हमसे बड़े लोग हैं वो हम उनकी हेल्प से, उनके साथ रह के हम ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वही था। डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड कैन डू अलोन, खुद से जो मैं कर सकती हूँ, और किसी की हेल्प से जो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। स्कैफोल्डिंग है आपका, स्कैफोल्डिंग है सपोर्ट ड्यूरिंग द लर्निंग के समय जो भी मुझे सपोर्ट मिल रहा है वो आपके स्कैफोल्डिंग है। प्राइवेट स्पीच होगी जो मैं खुद से बात करने के लिए स्पीच को यूज़ करती हूँ, ठीक है। और टूल्स ऑफ कल्चर है ये हमारा, जो कल्चर हम किससे सीख रहे हैं, सोसाइटी से। हर चीज़ हम अपने कल्चर किससे सीखते हैं, सोसाइटी से सीखते हैं। और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है। तो हम जो भी हमारी सोसाइटी बनती है, जैसे बड़े लोग होंगे उनसे ही सीख के हम भी वैसी सी सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इनके हिसाब से, क्योंकि बच्चों को कौन सिखाएगा, जब हम बोल बोल के बताएंगे, बातें समझाएंगे, उनको मेथड बताएंगे, तभी वो चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों थ्योरी आज हमने पढ़ी हैं, प्याजे की भी और आपके जो हमने अभी वाइगोत्स्की की पढ़ी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है और एग्ज़ाम में बहुत बार आती हैं, ठीक है। इसमें आप ये देखोगे कि इनसे कोई ना कोई, दोनों ही थ्योरी से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाता है। और पहली वाली प्याजे वाली तो काफ़ी बड़ी भी है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लेना। अब हम नेक्स्ट क्लास में बची हुई थ्योरी जितनी भी है कोशिश करेंगे उन्हें ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो हमारे हिस्ट्री वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।